अस्पताल से वापस आने और यह जानने के बाद कि मुझे लास्ट स्टेज का लंग कैंसर है, मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैं उस लड़की को अपने घर ले आया जिसे मैंने 8 साल से सीक्रेटली प्यार किया था। 1 महीना बीत गया और मैंने नोटिस किया कि थोड़ा कमजोर महसूस करने के अलावा मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। ठीक तभी अस्पताल से फोन आया कि उनसे मेडिकल रिपोर्ट्स में गड़बड़ी हो गई थी। मेरा शरीर पूरी तरह से हेल्दी था। उस पल मैं पैनिक हो गया और मैंने बेड पर सो रही उस महिला की तरफ देखा। मैंने अपने दिल में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। 3 साल बाद मैं अपने देश वापस आया और कंपनी के एक टीम इवेंट के बाद मेरे कलीग्स ने मुझे पूरी तरह से शराब पिलाकर धुत्त कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पैर उसी चेन से बंधे हुए थे जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन इस बार मेरे पास 2 लोग थे, एक बड़ा और एक छोटा। अभी मुझे उस लड़की से अपनी फीलिंग्स शेयर करने का मौका भी नहीं मिला था और 1 महीने में मेरी मौत होने वाली थी। यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे जब मैं घर लौट रहा था। ड्राइवर ने, जिसे पता था कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं, मेरा मूड नोटिस किया और शायद कुछ अंदाजा लगा लिया। गाड़ी से उतरने से ठीक पहले उसने अचानक मुझसे कहा, लड़के, ऐसी कोई रुकावट नहीं है जिसे पार न किया जा सके। प्रेजेंट में जीना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। घर पहुंचकर जब मैंने उस खाली विला को देखा तो वहां सिर्फ मैं अकेला था और अचानक मैंने एक बड़ा फैसला लिया। ड्राइवर सही कह रहा था, प्रेजेंट में जियो। मैंने अपना फोन खोला और एक सिल्वर चेन ऑर्डर कर दी। मेरी लाइफ का सिर्फ 1 महीना बचा था और मैं कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहता था। पार्सल बहुत जल्दी आ गया। खाना खाने के बाद वह मेरे हाथ में था। अपने हाथ में सिल्वर चेन को देखकर मैंने साहस जुटाया और WCAT का पिंड चैट खोला। बड़ी बहन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप आकर मेरी देखभाल कर सकती हैं? जैसे ही मैंने मैसेज भेजा उसने तुरंत रिप्लाई किया। वह आधे घंटे में मेरे घर पहुंच गई। इस बीच मैंने नींद की गोलियों को पानी के एक गिलास में मिक्स कर दिया जो मैंने पहले से तैयार रखी थी और सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपने अंदर के इमोशंस को शांत किया। दरवाजा खोला और जो देखा वह एक प्रोफेशनल सूट पहने हुई महिला थी। उस समय उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें थीं। साफ था कि वह अभी अभी ऑफिस से निकली थी और सीधे मुझसे मिलने आई थी। यह देखकर मुझे थोड़ी गिल्ट फील हुई, लेकिन जल्द ही मैंने खुद को संभाला। अंदर आते ही उसने चिंता में मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे की तरफ ले गई। छोटे भाई, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें अब भी हॉस्पिटल ले चलती हूँ। उस महिला के चेहरे पर चिंता देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं। इस महिला का नाम जियानू था, जो मुझसे 6 साल बड़ी थी। जब मैं 14 साल का था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब उसने मुझे काइंडली पनाह दी थी और कॉलेज खत्म होने तक मेरा पूरा खर्चा उठाया था। ग्रेजुएशन के बाद मैं उसकी कंपनी में असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगा। इन सभी सालों में उसने मेरी बहुत केयर की थी। मेरे लिए वह सब कुछ थी। जिस विला में मैं अब भी रहता हूँ वह भी उसी का है। लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ तो उसने मुझे यह बर्थडे गिफ्ट के रूप में दे दिया था। उसने कहा था कि अगर फ्यूचर में मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी तो वह हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन उस विंटर के बाद से जब उसने मुझे बर्फ से उठाया था और इस विला में लाई थी, मैं किसी और महिला को पसंद नहीं कर पाया। अब जब मुझे टर्मिनल लंग कैंसर है तो शायद मौत का सामना करने ने मुझे थोड़ा और हौसला दे दिया है। छोटे भाई, बताओ कहाँ दर्द है? अपनी बड़ी बहन को मत डराओ। जियानू ने जब मुझे चुप देखा और सिर्फ उसे घूरते हुए पाया तो उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। बड़ी बहन, पहले थोड़ा पानी पी लो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी गिल्ट को दबाया और एक स्माइल दी। उसके चेहरे को देखकर, जो किसी स्टार से भी ज्यादा डेलिकेट था, मैंने अपने फैसले को और पक्का कर लिया। वैसे भी मैं 1 महीने में मरने वाला हूँ, इसलिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। जियानू, जो सीधे कंपनी से आई थी, काफी प्यासी थी। उसने गिलास उठाया और एक ही घूंट में नींद की गोली वाला पानी पी गई। जल्दी बताओ मुझे। गिलास को खाली देखकर मुझे राहत मिली और अचानक मेरा एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। बड़ी बहन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें उसी दिन से पसंद करता हूँ जब तुमने मुझे सहारा दिया था। हम साथ रह सकते हैं। मुझे लगा कि मुझे उसे एक मौका देना चाहिए। मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे नफरत करे, लेकिन रियलिटी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। जियानू मुझे अचानक इस तरह प्रपोज करते देखकर हैरान रह गई। जब उसने रिएक्ट किया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुम बीमार नहीं हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह कहकर उसने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गई। यह देखकर मेरी आंखें डार्क हो गईं और मुझे कड़वाहट महसूस हुई। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। जैसे ही जियानू दरवाजे पर पहुंची, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका शरीर पीछे की तरफ गिरने लगा। किस्मत से मैंने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था और उसे सही समय पर संभाल लिया। अपनी बाहों में सोई हुई महिला को देखकर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने अभी अभी खरीदी हुई चेन निकाली और उसके एंकल में बांध दी। यह करने के बाद मैंने उसका फोन खोला और उसकी सेक्रेटरी के साथ चैट सर्च की। सेक्रेटरी हियान, मुझे 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है। इस दौरान मुझसे कांटेक्ट न करें। कंपनी का काम टेम्परेरी तौर पर छोटे भाई के पास रहेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मुझे पहले इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में भेजें। मैं छोटे भाई से कहूंगी कि वह मेरे बिहाफ पर उन्हें साइन कर दे।
दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, ठीक है। रिप्लाई देखकर मैं मुस्कुराया। किस्मत से ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसकी कंपनी में असिस्टेंट के रूप में काम किया था। कंपनी में बहुत से लोग बड़ी बहन के साथ मेरे रिलेशन के बारे में जानते थे। अगर मैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स साइन करता तो सेक्रेटरी जियान को शक नहीं होता। मैंने सब कुछ जल्दी से अरेंज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट काम था पेन किलर्स लेना। मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। अपने पास सोई हुई महिला को देखकर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं उसे 8 साल से पसंद करता था। मैंने हमेशा उसे एक बड़ी बहन की तरह देखा था, लेकिन आज फाइनली मैं उसके साथ एक ही बेड पर सो सकता था। रात के 11 बज चुके थे, इसलिए मैंने उस महिला को अपनी बाहों में लिया और सो गया। अगली सुबह जियानसू धीरे धीरे जागी। आंखें खोलकर वह अपना माथा मलना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसके हाथ मजबूत बाहों में बंधे हुए थे। सिर उठाते ही उसने बहुत पास एक चेहरा देखा। उस आदमी को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह गुस्से से भर गई। एक लात मारकर उसने मुझे बेड से नीचे गिरा दिया, जबकि मैं अभी सो ही रहा था। गूंफान, तुम मुझे छोड़ो, मेरे सामने दोबारा मत आना। ह्यू उठकर कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन अपने एंकल पर ठंडी चेन महसूस करके वह चौंक गई। सिल्वर चेन को देखकर वह गुस्से से कांपने लगी। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उसने देखा कि फर्श पर उसके कपड़े बिखरे पड़े थे। हालांकि अपने शरीर में कोई असुविधा न महसूस होने पर उसे थोड़ी राहत मिली। उस आदमी को देखकर जो अभी अभी सोकर उठा था और अपना सिर मल रहा था, जियानू गुस्से से दांत पीसने लगी। जैसे ही उसने मुझे गाली देने के लिए अपना मुंह खोला, मैंने उसके हाथ पकड़े और उसे अपने शरीर के नीचे दबा दिया। मैं अभी भी उसके साथ एक खूबसूरत सपने में डूबा हुआ था जब मुझे वह लात पड़ी थी। रिएक्ट करने पर मुझे सिर्फ उसकी गुस्से से भरी चीखें सुनाई दी। हालांकि मुझे पता था कि जागने पर वह मेरा अपमान करेगी, फिर भी मुझे बुरा लगा और मेरा लुक डल हो गया। मैं यहाँ तक पहुंच चुका था, मैं पीछे नहीं हट सकता था। मेरी लाइफ का सिर्फ 1 महीना बचा था। 18 साल बाद मैं एक नया इंसान बनूंगा। अचानक मैंने अपना सिर उठाया और मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली, लेकिन जल्द ही मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। गुफान, तुम। कमरे के पर्दे बंद थे, जिससे अंदर बहुत अंधेरा लग रहा था। मैंने 8 साल से बड़ी बहन को सीक्रेटली प्यार किया था। इस आखिरी महीने में मैं डरपोक बनकर नहीं रहना चाहता था। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मैंने देखा कि वह मुझे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रही थी। एक पल के लिए मैंने अपनी नजरें घुमाई और जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। बड़ी बहन, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। जियानू का गुस्सा न होना सबसे डरावना था। मैं जल्दी से उठ बैठा, जल्दबाजी में अपने कपड़े पहने और बेडरूम से बाहर भाग गया। कमरे में जियानू ने मुझे जाते हुए एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसकी नजरें फर्श पर बिखरे कपड़ों पर पड़ी, उसके कान थोड़े लाल हो गए और आखिरकार उसने एक बेबस सांस छोड़ी। उसने अलमारी से मेरी एक वाइट शर्ट निकाली और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। किस्मत से जो चेन मैंने खरीदी थी वह इतनी लंबी थी कि वह विला में फ्रीली मूव कर सकती थी। कुछ ही देर बाद मैं बेडरूम में दलिया का एक कटोरा लेकर आया। तब तक जियानू नहा चुकी थी और उसने मेरी शर्ट पहन रखी थी। उसे इस तरह देखकर मैं हैरान रह गया। उसके लंबे, काले और सॉफ्ट बाल, जिन पर पानी की बूंदें थीं, शर्ट के कॉलर को गीला कर रहे थे और उसकी स्किन से चिपक रहे थे। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं बेड पर ही मर जाऊंगा। ऐसा लगा जैसे उसने मेरी तेज होती सांसों को नोटिस कर लिया था और जियानू ने तिरस्कार से सूंघा। मैं शर्मिंदगी से मुस्कुराया, चम्मच उठाया और उसे उसके होठों के पास ले गया। उसने बस मुझे गुस्से से घूरा, लेकिन अपना मुंह खोला और पी लिया। उसे बिना किसी विरोध के खाते देखकर मैं खुशी से भर गया और उसे खिलाता रहा। दलिया खत्म करने के बाद जियानू ने कल रात के बारे में कुछ नहीं कहा। वफान, मेरी चेन हटाओ, कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेट कर रहे हैं। क्या तुम मुझे ऐसे ही लॉक रखने का सोच रहे हो? अगर मैं एक दिन भी काम पर नहीं गई तो कोई पुलिस को बुला लेगा। ये इल्लीगल है। उसकी धमकी पर मैं बस मुस्कुराया। नहीं, कंपनी की चिंता मत करो, मैंने पहले ही सेक्रेटरी हियान से तुम्हारे लिए छुट्टी मांग ली है। मैं उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल लूंगा। मैंने जियानू का फोन निकाला, उसे सेक्रेटरी जियान के साथ चैट दिखाई और फिर उसे छिपा दिया ताकि वह किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस को टच न कर सके। हियानसू, यह देखकर कि उस आदमी ने सब कुछ प्लान कर रखा था, मुझे गुस्से से घूरने लगी। वह बहुत गुस्से में थी। अगर मुझे पता होता तो मैं इस लड़के को कंपनी में इतनी पावर कभी नहीं देती। अब वह अपनी मनमर्जी कर रहा था। अगली सुबह मैंने बेड के पास खाना तैयार छोड़ दिया। उसका पीला चेहरा देखकर मुझे गहरा पछतावा हुआ। यह सब मेरी गलती थी। अब वह पक्का मुझसे नफरत करती होगी। कल रात को याद करते हुए ऐसा नहीं लगा कि उसने मुझे रिजेक्ट किया था और मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शायद वह मुझसे उतनी नफरत नहीं करती थी। मैंने बिखरे हुए कमरे को समेटा। बेडरूम में जियानू बेड पर बैठी एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ मुझे कंपनी जाते हुए देख रही थी। मैं कंपनी पहुंच गया। कल मैंने 1 दिन की छुट्टी ली थी। आज मुझे ऑफिशियली काम करना था। इस महीने के दौरान मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बड़ी बहन को काम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने पूरा दिन प्रेसिडेंट के ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने में बिताया। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं घर ले आया। रात में बेडरूम में हियानसू ने अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स को देखा और एक सार्केस्टिक हंसी हंसी। कल रात यह लड़का एक बैल की तरह था।
मेरा पूरा शरीर अभी भी दर्द कर रहा है। मैं बमुश्किल थोड़ा रिकवर हुई थी और रात में यह लड़का मुझसे काम करवा रहा है। सामने खड़ी उस महिला की स्माइल ने मुझे इनसिक्योर फील करा दिया। उसने मुझे गुस्से से घूरा और धमकी दी, तुम किस बात पर हंस रहे हो? जल्दी साइन करो। फ़ोन छूने की सोचना भी मत, वरना कल मैं तुम्हें बेड से उठने नहीं दूंगी। वह महिला क्लियरली मेरी बातों से डर गई थी। उसका शरीर थोड़ा सा कांपा। उसने पेन उठाया और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना शुरू कर दिया। मौके का फ़ायदा उठाकर मैं जल्दी से नीचे डिनर बनाने चला गया। इस तरह लगभग 2 हफ्ते बीत गए। इस दौरान दिन में मैं उसकी जगह कंपनी के सारे मैटर्स संभालता था। रात में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आता था ताकि जियांसु उन्हें रिव्यू कर सके। लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा साथ रहने के बाद मैंने नोटिस किया कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। जब भी मैं घर आता, मैं उसे बालकनी में एक बुक लेकर चुपचाप बैठे हुए देखता था। लेकिन वह जो कपड़े पहनती थी वह हमेशा सिर्फ एक ढीली ढाली शर्ट होती थी। इतनी ज़्यादा कि लगभग हर रात मैं उसके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू खत्म करने का इंतज़ार करता था और उसे इम्पेशेंटली किस करने लगता था। वह कोऑपरेट करते हुए मेरे किसेज का रिस्पॉन्स देती थी। ये दिन मेरे लिए बहुत प्रेशियस थे, लेकिन मैं जानता था कि 1 हफ्ते से थोड़े ज़्यादा समय में मेरी मौत हो जाएगी। जब भी मैं इस बारे में सोचता, मेरी आंखें दुख से भर जातीं, लेकिन जल्द ही वह दुख एक इम्पल्स में बदल जाता और मैं अपनी बाहों में मौजूद इंसान को जोर से गले लगा लेता। हालांकि मैं इस बात से खुश था कि इन 2 हफ्तों के दौरान मैं पेनकिलर्स ले रहा था और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। कम से कम मरने से पहले मैं सफ़र नहीं करूंगा। लेकिन एकमात्र चीज़ जो मुझे परेशान कर रही थी वह यह थी कि मेरा शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मेरा वेट काफ़ी नोटिसेबली कम हो गया था। उस रात हम दोनों बेड पर लेटे हुए थे। जियानू के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा था। तुम मुझे कब तक बंद रखने का सोच रहे हो? 1 हफ्ते में मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम कुछ दिन रेस्ट नहीं कर सकती? तुम्हारा शरीर झेल नहीं पाएगा, है ना? किसने कहा मैं नहीं झेल सकता? एक मर्द कभी नहीं कहता कि वह नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरी कमजोरी लंग कैंसर की वजह से है। ये महिला यह कहने की हिम्मत कर रही थी कि मैं नहीं कर सकता। टाइम तेजी से उड़ गया और 1 महीने की डेडलाइन में से सिर्फ 3 दिन बचे थे। हेलो, क्या मैं मिस्टर गू से बात कर रहा हूँ? हॉस्पिटल से कॉल देखकर मैंने सोचा कि वे मुझे ट्रीटमेंट जारी रखने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मुझे अब और एडवाइस मत दीजिए, मैं ट्रीटमेंट छोड़ रहा हूँ। जैसे ही मैं फ़ोन काटने वाला था, मिस्टर गू, गलत फहमी हुई है। यह हमारे हॉस्पिटल की गलती है। हमने आपकी रिपोर्ट मिक्स कर दी थी। आपका शरीर पूरी तरह से हेल्दी है। आपके ही नाम का जो दूसरा पेशेंट था उसकी सुबह 6 बजे डेथ हो गई। हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं। क्या? मैंने आगे कुछ नहीं सुना। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे कानों में सिर्फ वही एक सेंटेंस गूंज रहा था, आपका शरीर पूरी तरह से हेल्दी है। मैं बीमार नहीं हूँ। मैं मरने नहीं वाला हूँ। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा हूँ और मेरा फिजिकल स्टेमिना क्यों कम हो गया है? ऑफिस के काम की परवाह किए बिना मैं तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागा। उस पल हेल्थ मेरे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। मिस्टर गू, आपके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपकी कमजोरी और फिजिकल स्टेमिना का कम होना सेक्सुअल एक्सेस और लंबे समय तक भारी मात्रा में पेनकिलर्स खाने की वजह से है। आप घर जाइए, ज़्यादा विटामिन लीजिए, 1 महीना रेस्ट कीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल की इस गलती के लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। हमने आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस दिया। आई एम सो सॉरी। मैं बीमार नहीं हूँ। हॉस्पिटल के सामने दोबारा खड़े होकर इस बार मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था, लेकिन जल्द ही उस खुशी की जगह डर ने ले ली। अगर मैं बीमार नहीं हूं तो 3 दिन बाद जब मैं सीनियर को फ्री करूंगा तो क्या मैं जेल नहीं पहुंच जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब भी इतना यंग हूं और मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट मेरे सामने है। मैं इसे जेल में कैसे बर्बाद कर सकता हूं? शायद मुझे वापस जाकर सीनियर से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, वह इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। शायद उसे सच बताना भी काम नहीं आएगा। वह पक्का सोचेगी कि यह एक बहाना है जो मैंने जेल जाने के डर से बनाया है। मेरे माइंड में लगातार ये बात घूम रही थी कि मैं 3 दिनों में उसका फॉरगिवनेस कैसे पाऊंगा। तभी ड्राइवर के हॉर्न ने मुझे रियलिटी में वापस ला दिया। क्या इत्तेफाक था! ड्राइवर वही था जो पिछली बार मिला था। मुझे देखते ही उसने क्लियरली मुझे पहचान लिया। लड़के, तुम हो। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं ठीक हूँ अंकल। वैसे अंकल, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर कोई किसी ऐसे इंसान को नाराज कर दे जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए था और वह इंसान उसे माफ ना करे और ऊपर से उसे जेल जाने का डर हो, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने सामने अंकल को देखकर मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। 1 महीने पहले इसी अंकल ने मुझे एक सबक सिखाया था, जिसकी वजह से मैं सीनियर का दिल जीत पाया था। अब मैं चाहता था कि वह मुझे एक और एडवाइस दें। अरे, ये तो बहुत आसान है। विदेश चले जाओ। 3 साल बाद ये सारे शिकवे शिकायतें
चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठंडी पड़ जाएंगी। इसके अलावा एक बार विदेश जाने के बाद हमारे देश के कानून तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लड़के, कहीं वह इंसान जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो तुम खुद तो नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है अंकल? मैंने बस एक वीडियो देखा था जिसमें किसी ने यह सवाल पूछा था और मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूं। एडवाइस के लिए थैंक यू अंकल। अंकल के सजेशन ने मेरा रास्ता साफ कर दिया था, लेकिन उनका दूसरा सेंटेंस सुनकर मैं शर्मिंदगी से मुस्कुराया और एक बहाना बनाकर बात टाल दी। बाएं लड़के, मैं तुम्हें एक लाइन गिफ्ट करता हूं, हर चीज का बहादुरी से सामना करो। ऐसा कुछ मत करो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। थैंक यू। कंपनी के सामने मैंने टैक्सी को जाते हुए देखा और एक्साइटेड होकर जल्दी से ऑफिस के अंदर चला गया। रास्ते में मैंने असिस्टेंट जियान को हेलो तक नहीं कहा, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि 1-2 दिन पहले कंपनी के पास एक ओवरसीज प्रोजेक्ट आया था जिसकी ड्यूरेशन 3 साल थी और उसके लिए एक लीडर की ज़रूरत थी और अभी तक किसी को अपॉइंट नहीं किया गया था। यह प्रोजेक्ट जैसे मेरे लिए ही बना था। मुझे यह नहीं पता था कि जब मैं जल्दबाजी में जा रहा था तब असिस्टेंट जियान मेरे उस बैग को घूर रही थी जो मैं हॉस्पिटल से लाया था। बॉस जी और असिस्टेंट कू की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। जब वह पिछले महीने वापस आए तो बॉस जी ने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। यह बात असिस्टेंट जियान को और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। क्या बॉस जी किसी प्रोजेक्ट को नेगोशिएट करने गए थे कि वह इतने बिजी थे? अगले 2 दिनों में मैंने उस ओवरसीज प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और जाने के पेपर्स तैयार कर लिए। इस प्रोजेक्ट को मैं लीड करूंगा। पूरी कंपनी हैरान रह गई, जिसमें सेक्रेटरी जियान भी शामिल थी। लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन देने का कोई इरादा नहीं था। यह रात बीत जाएगी और कल सुबह 8 बजे मैं जियान चेन से निकल जाऊंगा और फिर मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। गुफान, तुम मुझे कब बाहर जाने देने वाले हो? उसे देखते ही हर दिन मुझे यही पहला सेंटेंस सुनने को मिलता था। उसकी नज़रें खुद पर टिकी देखकर मुझे इस मोमेंट के लिए एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया फील हुई। यहां तक कि मेरे लिए इसे छोड़ना मुश्किल हो रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? एक जोरदार किसने जियानू को बेदम कर दिया। मेरा मूड सेंस करते हुए उसने चुपचाप कोऑपरेट किया। सुबह 6 बजे मैं जल्दी उठा, फ्रेश हुआ, कुछ डेली यूज का सामान समेटा, ब्रेकफास्ट बनाकर उसे थर्मस में रखा, उसका मोबाइल फोन ऑन करके तकिए के पास छोड़ दिया। फिर मैंने उन चेन्स को खोल दिया जिन्होंने उसे 1 महीने से बांध रखा था, जिससे उसके एंकल पर रेड मार्क्स पड़ गए थे। मैंने काफी देर तक उसके एंकल को सहलाया, उसके माथे पर एक जेंटल किस किया और एक रिटर्न नोट छोड़कर एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले ली। 8 बजे फ्लाइट में बोर्ड करते ही मुझसे और कंट्रोल नहीं हुआ और मैं गहरी नींद में सो गया। फ्लाइट 11 घंटे की थी, जो पिछली रात की थकान से रिकवर होने के लिए काफी थी। दोपहर के 3 बजे बेडरूम में फोन की अचानक आई आवाज से जियानू की आंख खुली। बॉस जी, असिस्टेंट गू ने कहा था कि वह आज कंपनी वापस आएंगे। वह किस समय पहुंच रहे हैं? मम्मा, अभी भी थोड़ी नींद में, जियानू ने एक हैवी आवाज में रिप्लाई किया। वेट करो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया उसे पछतावा हुआ। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जल्दी से फोन काट दिया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उस छोटे बदमाश ने उसे फोन क्यों वापस कर दिया, लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का टाइम नहीं था। बेड से उठते ही उसके पैर लड़खड़ा गए और वह फर्श पर गिर पड़ी। तभी अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखे एक नोट पर पड़ी। सीनियर, मैं जा रहा हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। अभी मेरी लाइफ के बेस्ट ईयर्स मेरे सामने हैं। क्या आप मुझ पर केस नहीं करेंगी? उस नोट को पढ़कर जियानू अवाक रह गई। उसी मोमेंट 1 महीने से पेंडिंग पड़े मैसेजेस आने शुरू हो गए। बाथरूम में बाथटब में लेटे हुए उसने पिछले 1 महीने के मैसेजेस चेक किए और जैसे ही उसने सेक्रेटरी जियान के भेजे हुए मैसेजेस देखे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्लियरली वही न्यूज़ थी कि मैं आज सुबह 8 बजे 3 साल के लिए विदेश जा चुका हूँ। वह हंसी, लेकिन हंसते हंसते उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उसने फोन को जोर से दीवार पर दे मारा, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और एक क्रिस्टल जैसा आंसू बाथटब के पानी में गिरकर लहरें बनाने लगा। गुफान, तुम सच में अमेजिंग हो। जब मन किया तब अपना लिया, जब मन किया तब फेंक दिया। बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए विदेश में ही रहो और कभी वापस मत आना। जब बाथरूम में यह सब हो रहा था, मैं प्लेन में गहरी नींद सो रहा था, बिना यह इमेजिन किए कि 3 साल बाद लौटने पर मैं जियानू के गुस्से का सामना कैसे करूंगा। 3 साल बाद जियान चेन एयरपोर्ट पर दोपहर के 4 बजे। फैन गे, यहाँ थोड़ी दूरी पर एक फेरारी के पास खड़ा एक आदमी मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर एक नोइंग स्माइल आ गई। वह मेरा अच्छा दोस्त था सुबह। फैन गे, तुम बिना कुछ कहे विदेश चले गए। आज रात एक पार्टी है, कार के अंदर चलकर अच्छे से ड्रिंक करेंगे।
जब ड्राइवर बिना रुके पिछले 3 सालों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात कर रहा था, मैं बस चुपचाप सुन रहा था, लेकिन मेरा दिल अभी भी सीनियर के बारे में सोच रहा था। 3 साल बीत चुके हैं, वह अब मुझसे नफरत नहीं करती होगी। अगर वह अभी भी मुझसे नफरत करती है तो मेरे पास बस पीछे हटने का रास्ता बचेगा। और सच कहूं तो मैं ऐसा नहीं चाहता। फैनगे, तुम मुझे सुन रहे हो? क्योंकि मैं जल्दी में था, मैंने अपना सामान सीधे सुबह के घर छोड़ दिया। फैनगे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद से तुम्हारी सीनियर कितनी पावरफुल हो गई है। जितने भी कॉम्पिटिटर्स उससे मुकाबला कर रहे थे, उसने उन सबको बैंक करप्ट कर दिया। अब तुम्हारी सीनियर पूरे जियान चेन में सुप्रीम अथॉरिटी है। कोई भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे याद है पिछले महीने मैंने तुम्हारी सीनियर को एक बार देखा था। उसकी एक लुक ने डर के मारे मेरे पैर लगभग जाम कर दिए थे। सोफे पर बैठकर मैं सुबह को बिना रुके बोलते हुए सुन रहा था और हैरान था। मेरी सीनियर अब इतनी अमेजिंग हो चुकी है। मैं उसके करंट अचीवमेंट्स के लिए दिल से खुश था। रात के 8 बजे मैंने सुबह का एक सूट उधार लिया, उसे पहना और उसके साथ पार्टी में चला गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि हम सीधे किसी बार में ड्रिंक करने क्यों नहीं गए, मेरे दोस्त ने बस इतना कहा कि पार्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आने वाली है और वह चाहता है कि मैं उससे मिलने में उसकी हेल्प करूं। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। जियान चेन से 3 साल दूर रहने के बाद मैं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फिगर को जान सकता था, क्योंकि वह इंपॉर्टेंट फिगर 9 बजे आने वाली थी। सुबह और मैं एक कॉर्नर में छिपकर लगातार ड्रिंक कर रहे थे। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया और हाथ धो रहा था, तभी मेरे पीछे एक फिगर आई। वह रेडिश ब्राउन सूट पहने एक आदमी था जिसका लुक थोड़ा बहुत मुझसे मिलता जुलता था, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पहचानते ही मेरा एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा हो गया। वह मेरा सौतेला भाई था, हेयुआन। मैं कभी उसकी साजिशों की वजह से ही घर से निकाला गया था, लेकिन आज मेरे लौटने का पहला दिन था। मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता था। जब मैं कुछ कदम बाहर की तरफ बढ़ा, हेयुआन, क्या तुम इस पार्टी में सिर्फ मुझे अंशुए को प्रपोज करते हुए देखने आए हो? तुम्हारा क्या मतलब है? उसे सीनियर को इतने फैमिलियर नाम से बुलाते सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने अपनी नजरें उस पर टिका दी। तुम्हें अभी तक नहीं पता, तुम्हारे विदेश जाने के बाद अंशुए मुझे अक्सर हर तरह के इवेंट्स में अपने साथ ले जाती है। यहाँ तक कि उसकी कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी हमारी गेयोन फैमिली को सौंप दिए गए हैं। आज रात मैं अंशुए के साथ रहूंगा और इन 3 सालों तक विदेश में रहकर मुझे उसके करीब आने का मौका देने के लिए मैं तुम्हारा थैंक यू करता हूँ। उसके वर्ड्स ने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मेरे कानों में सिर्फ एक ही सेंटेंस गूंज रहा था, आज रात वह मेरी सीनियर के साथ रहेगा। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। सीनियर, तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो। तुम जानती हो कि मैं हेयुआन से नफरत करता हूं, फिर भी तुम उसके साथ हो। अपने पास खड़े उस आदमी के ताने की परवाह किए बिना मैं एक डल लुक के साथ टेबल पर वापस आ गया। मैंने एक ग्लास उठाया और बड़े बड़े घूंटों में पीने लगा। अब मैं समझ गया था कि सुबह जिस इंपॉर्टेंट फिगर की बात कर रहा था वह सीनियर ही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहा था। लौटने के बाद पहली बार मैं अपनी सीनियर को देखने वाला था, तो सिर्फ हेयुआन का प्रपोजल विटनेस करने के लिए। यह सोचकर कि मेरी सीनियर थोड़ी देर में हेयुआन के साथ होगी, मैं गुस्से से भर गया। मेरे पास बैठा सुबह मेरा मूड नोटिस कर रहा था और मुझे बिना रुके ड्रिंक करते देखकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी खोई हुई नजरें देखकर वह चुप हो गया और मेरे साथ पीने लगा। 1 घंटे बाद सुबह और मैं पूरी तरह से धुत्त हो चुके थे। उसी मोमेंट पार्टी का सारा शोर शराबा अचानक शांत हो गया। एक रेड ड्रेस पहने महिला हॉल के सेंटर में अपीयर हुई। उसकी नज़रें पूरे हॉल में घूमती हैं और आखिरकार एक कॉर्नर में जाकर रुक जाती हैं, जहां वह मुझे टेबल पर धुत्त पड़ा हुआ देखती है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और जैसे ही वह मेरे पास आने के लिए बढ़ती है, सबकी नज़रों के सामने एक फिगर उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। अंशुए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? पार्टी की लाइट उन दोनों पर चमकती है। कोई भी हैरान नहीं दिखता, यहाँ तक कि कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं कि वह हाँ कर दे। शोर से मेरी आंख खुल जाती है और उन दोनों को लाइट के नीचे देखकर मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरे दिल के पार कोई तीर चला गया हो। मैं झपट कर उसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किस हक से? मैं टेबल से बोतल उठाता हूँ और पीना जारी रखता हूँ, लेकिन अब शराब का टेस्ट सिर्फ कड़वा लग रहा है। लाइट के नीचे हेयुआन मुझे सिर उठाते हुए देखता है, अपने अंदर एक डिस्टेस्ट के साथ मुस्कुराता है और फिर से जियानू की तरफ गहरी फीलिंग्स के साथ देखता है। अंशुए, क्या तुम तैयार हो? फाड़। एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरी पार्टी को हिला देती है। सब लोग बिना कुछ समझे शांत हो जाते हैं। स्टेज पर खड़ा हेयुआन इनक्रेडुलस होकर अपने सामने खड़ी महिला को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या गलती की। क्या उसे प्रपोजल पसंद नहीं आया? उसने मुझे क्यों मारा? सेक्रेटरी हियान, गेयोन ग्रुप के साथ सारे कोऑपरेशंस कैंसिल कर दो
और जो लोग इसे इंसिटेट कर रहे थे उनके साथ भी कंपनी का कोऑपरेशन खत्म करो। यह कहकर वहां प्रेजेंट डायरेक्टर्स को मिन्नतें करने का मौका दिए बिना वह महिला सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मेरे पास आती है। लेकिन मुझे किसी चीज का होश नहीं है। मेरा माइंड अभी भी यही रिपीट कर रहा है कि मेरी सीनियर ने हेयुअन को एक्सेप्ट कर लिया है और वह उसके साथ है। जैसे ही मैं ग्लास अपने होठों के पास ले जाता हूँ, एक जेम जैसे हाथ ने उसे मुझसे छीन लिया। ये देखकर कि मुझसे ग्लास छीन लिया गया है, मैं गुस्से में आ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सिर उठाता हूँ और उस महिला का डार्क एक्सप्रेशन देखता हूँ, मेरा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। मैं अपनी नज़रें घुमा लेता हूँ। उसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होती। तुम अभी अभी वापस आए हो और मुझसे मिलने नहीं आए, और ऊपर से इतनी ड्रिंक कर रहे हो। वुफान, तुम सच में अमेजिंग हो। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ठीक हूँ, जो भी हो। आपने हेवन के साथ रहना एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप मेरी फिक्र क्यों कर रही हैं? अपने नशे में मैं अभी भी उसी प्रपोजल वाले सीन में फंसा हुआ था। मैंने नोटिस ही नहीं किया था कि जियनसू ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसे अपनी फिक्र करते देखकर मुझे बहुत इनजस्टिस फील हुआ। मैं उससे ग्लास वापस छीन लेता हूँ और पीना जारी रखता हूँ। मुझे जेलस देखकर जियानू का गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। सेक्रेटरी जियान, यंग मास्टर सू को घर पहुँचाने का अरेंजमेंट करो। मुझे एक वेटलेसनेस की फीलिंग आती है और जियानू मुझे अपनी बाहों में उठा लेती है। मेरे ग्लास की शराब उसके चेस्ट पर गिर जाती है, जिससे उसकी ड्रेस भीग जाती है। लेकिन वह जैसे इसे अनदेखा करते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ जाती है। उस मोमेंट पर हर कोई समझ जाता है कि बॉस का असली प्यार कौन है। बहुत से लोग हेयुअन की तरफ मॉकिंग लुक्स देते हैं और जिन्होंने इंसिटेट किया था वे गहराई से पछताते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में वह महिला मुझे साफ करने के लिए सीधे बाथरूम ले जाती है। उस इंसान को देखकर जो 3 साल से गायब था, जियानू को गुस्से और बेबसी की एक मिक्स फीलिंग आती है। बेड पर जब वह अपने बाल सुखा रही होती है, मैं नशे की हालत में होश में आने लगता हूँ। अपने पास उस महिला को देखकर मैं उसे गुस्से में धक्का दे देता हूँ। तुम्हारे पास तो हेयुअन है, तुम मेरे पास क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से। तुम क्या चाहती हो? मम्स, अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगी तो किसे ढूंढूंगी? तुम इतनी ड्रिंक क्यों करते हो? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? जियानू एक ऐसे डार्क लुक के साथ कहती है जैसे वह मुझे खा जाएगी। वह सोचती है, यह लड़का मुझे धक्का देने की हिम्मत कर रहा है। बहुत बढ़िया। मेरे साथ सोता है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। मेरी बात सुनकर जियानू हंस पड़ती है। मैं तुम्हें पसंद हूँ, लेकिन तुम मुझसे कहते नहीं हो। तुम 1 महीने तक मेरे साथ सोते हो और फिर विदेश भाग जाते हो। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा है और अब तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। मुझे छोड़ो। मैं उसे दूर हटाने की कोशिश करता हूँ। अचानक उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वह मुझे इमोबिलाइज करती है और मेरा मुंह बंद करते हुए मुझे किस करने लगती है। उसी समय एक दूसरे प्रेसिडेंशियल स्वीट में मेरे दोस्त सुबह को एक महिला लगातार सिड्यूस कर रही होती है। कुछ ही पलों में वह प्लेजर के सामने सरेंडर कर देता है। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ से मेरी आंख खुलती है। आंखें खोलते ही और पूरे शरीर में दर्द महसूस करके मैं जान जाता हूं कि कल रात कोई मेरे साथ सोया था, इसलिए वह कोई सपना नहीं था। मैं टेबल पर कपड़ों का एक सेट और सीनियर का एक नोट देखता हूं। यह देखकर मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। खुशी होती है कि वह कोई और नहीं थी, लेकिन जल्द ही मैं रेडी हो जाता हूं। आज मुझे रिपोर्ट करने कंपनी जाना है। कल रात के बाद मैं जानता हूं कि सीनियर अब मुझसे नफरत नहीं करती। खुशी खुशी मैं WCAT की ब्लैकलिस्ट से उस इंसान को बाहर निकालता हूं जो 3 साल से ब्लॉक था। तभी मुझे अपने दोस्त का एक मैसेज देखकर शौक लगता है। अरे फैन गे, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। कल रात तुम्हारी सीनियर की सेक्रेटरी जियान ने मुझे पकड़ लिया। यहाँ तक कि उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा तो वह मुझे जेल भेज देगी। फैन गे, मुझे बचाओ। सुबह का मैसेज पढ़कर मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है, लेकिन मुझे इस बात से ज़्यादा शौक लगता है कि सेक्रेटरी जियान सुबह के प्यार में है। हालांकि मैं इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। सुनो भाई, बेहतर होगा कि तुम सेक्रेटरी जियान के सामने सबमिट कर दो। ये ऑब्वियस है कि वह तुम्हें पसंद करती है। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो तुम प्रोबेबली जेल जाओगे और तुम्हारी फैमिली का बिजनेस भी इफेक्ट होगा। इसके अलावा सेक्रेटरी जियान काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। उनके साथ रहने में तुम्हारा कोई लॉस नहीं है। कुछ देर बाद जैसे ही मैं कंपनी पहुंचता हूं, सुबह का रिप्लाई आता है। समझ गया फैन गे। मैसेज देखकर मेरा मूड अच्छा हो जाता है। चलो, आज मैंने एक अच्छा काम किया है। ज़रूर मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। मैं खुशी खुशी प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ बढ़ता हूँ। रास्ते में सारे क्लीग्स मुझे देखकर ग्रीट करते हैं और मैं एक एक करके रिस्पॉन्ड करता हूँ। लिफ्ट से बाहर आते ही मुझे सेक्रेटरी जियान अपनी तरफ आती हुई दिखती है। मुझे देखकर उसकी आंखों में थोड़ी सिंपैथी दिखती है।
मुझे यह अजीब लगता है, लेकिन सुबह के बारे में सोचते हुए मैं उससे पूछता हूँ, सुनो सेक्रेटरी जियान, क्या तुम सच में सुबह को जेल भेजने वाली हो? मेरा अचानक यह सवाल सुनकर वह फ्रीज हो जाती है और रिएक्ट करते हुए शर्माकर जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है। मैं अंदर आता हूँ। सीनियर, मैं कंपनी में हूँ। मैं उसे उस ओवरसीज प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ, मेरी नज़रें उसकी ठंडी आंखों से मिलती हैं और मैं डर के मारे पेट्रीफाइड हो जाता हूँ। जल्दी करो। आह, उसका कोल्ड एक्सप्रेशन मुझे बहुत नर्वस कर देता है और मैं जल्दी जल्दी ओवरसीज प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। ऑफिस से बाहर आते समय मैं अभी भी कांप रहा हूँ। कल रात वह इतनी केयरिंग थी, आज उसका मूड क्यों बदल गया? कम से कम उसने 3 साल पहले की बात मेंशन नहीं की। अगले कुछ दिन मैं सुबह के घर पर रुकता हूँ क्योंकि मुझे सेक्रेटरी जियान से पता चला कि मेरे विला पर सीनियर ने कब्जा कर लिया है। उस दिन ऑफिस में उसके ठंडे एटीट्यूड को याद करके मैं पनिशमेंट के डर से वापस जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। उस दिन कंपनी की एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के दौरान एक बार में सारे सीनियर ऑफिशियल्स मुझे लगातार ड्रिंक ऑफर कर रहे थे। इस दौरान सब लोग मुझे सिंपैथी के साथ देख रहे थे, जिससे मैं कंफ्यूज्ड था, जब तक कि पूरी तरह नशे में होने पर रूम का दरवाजा खुला। यह देखकर कि कौन आया है, सारे सीनियर ऑफिशियल्स जल्दी से वहां से निकल गए। जियानू मुझे सोफे पर सोते हुए देखती है और एक स्माइल देती है। उस रात मैं सपना देखता हूं कि मैं सीनियर से शादी कर रहा हूं और हमारी एक बेटी है। हम तीनों खुशी खुशी रह रहे हैं। सुबह होते ही मुझे अपने चेस्ट पर एक वेट फील होता है और मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूं। जो मैं देखता हूं वह जियानू का एक मिनिएचर वर्जन है, जो अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से मुझे देख रही है। मुझे जगा हुआ देखकर बच्ची का चेहरा चमक उठता है। वह खुशी से मेरे गले लग जाती है और कहती है, पापा। मैं अपने आसपास देखता हूं और जियानू को अपने पास लेटे हुए मेरी तरफ मुस्कुराते हुए पाता हूं। एक पल के लिए मैं अवाक रह जाता हूं। मैं इतनी जल्दी पिता कैसे बन गया? क्या यह सीनियर के साथ मेरी बेटी है? क्या सपना सच हो गया है? मेरे माइंड में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। काफी देर बाद मैं अपने पास मुस्कुराती हुई महिला की तरफ देखता हूं और कांपती आवाज में पूछता हूं, क्या यह मेरी बेटी है? तुम्हें क्या लगता है? उस रात तुम इतने इंटेंस थे कि कुछ ही समय बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं हेवन को कॉल कर सकती हूं। नहीं। जियानसू की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना मैंने उसे गुस्से से देखा, लेकिन उसकी नजरों से मिलते ही मैं शांत हो गया। सुई, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें 3 साल पहले की बात एक्सप्लेन करना चाहता हूं, लेकिन वह क्लियरली सब पहले से जानती थी। उसकी स्माइल गायब हो गई और उसकी जगह एक कोल्ड स्माइल ने ले ली। डियर, बाहर जाकर जियान आंटी के साथ खेलो। पापा अब हमें प्यार नहीं करते। मम्मा को उन्हें एक सबक सिखाना होगा। ठीक है मम्मा। मम्मा ओन द बेस्ट। पापा को अच्छे से सबक सिखाओ। वह छोटी बच्ची जो मेरे ऊपर थी जल्दी से बेड से कूद गई और जाने से पहले दरवाजा बंद करना नहीं भूली। उस महिला की तरफ देखते हुए जो कोल्ड स्माइल दे रही थी, मैं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे तुरंत इंटरप्ट कर दिया गया। छोटे भाई, क्या तुम विदेश में इन 3 सालों में हमें और मेरी बेटी को छोड़कर खुश थे? खुश? 3 साल पहले तुमने मुझे 1 महीने के लिए बंद किया था। आज से तुम 1 साल के लिए इस रूम में रहोगे, वरना मैं और मेरी बेटी हेयुआन के साथ चले जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने मेरे मुंह को अपने जोरदार किसेस से कवर कर दिया। मैं रेसिस्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने डिस्कवर किया कि मेरा एंकल पहले से ही एक चेन से बंधा हुआ था और उस चेन का मटेरियल बहुत फैमिलियर था। ये क्लियरली वही चेन थी जो मैंने 3 साल पहले खरीदी थी। उसकी पनिशमेंट के सामने मैंने रेसिस्ट करने या जरा सा भी कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं की। मैं अपनी वाइफ और बेटी को हेयुआन को हस्बैंड या पापा बुलाने की परमिशन कभी नहीं दूंगा। ये महिला और बेटी मेरी हैं। मैं इस सब के लायक हूं। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब मुझे सिर्फ एक ही बात का पछतावा है, उस ड्राइवर की एडवाइस को फॉलो करने का, वरना मैं अगला 1 साल बेड पर नहीं बिताता। लेकिन साथ ही मैं उस ड्राइवर का थैंक यू भी करता हूं। उसकी एडवाइस के बिना शायद मुझ में सुई को लॉक करने का साहस नहीं होता और न ही मेरे पास इतनी एडोरेबल बेटी होती। फ्यूचर कोई नहीं जानता, लेकिन प्रेजेंट में जीना और जो मन चाहे वह करना जरूर वही देता है जो आप डिजायर करते हैं। 1 साल बाद देश लौटने के बाद यह पहली बार है, यहां तक कि मेरी लाइफ में पहली बार है कि मैं किसी अम्यूजमेंट पार्क में आया हूं। लेकिन इस बार मेरे पास 2 लोग हैं, एक बड़ा और एक छोटा, मेरे साथ इस फेरिस व्हील पर। अचानक वह मेरे कान के पास आती है और कहती है, हस्बैंड। यानयान कहती है कि उसे एक छोटा भाई चाहिए, आज रात ही। तुरंत मेरे अंदर एक कंपी छूट गई। मेरे पैर कंट्रोल के बिना कमजोर हो गए और मेरे दिल में और ज्यादा खुशी भर गई। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि वह महिला जिसे मैं इतना चाहता था, वह अभी भी मुझे एक बच्चा देना चाहती है। दूसरी तरफ मैं बस यही सोचता हूं कि मैं किसी काम का नहीं हूं।
मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि मैंने अपनी वाइफ को 1 महीने तक मिसट्रीट किया। मैं 3 साल के लिए विदेश चला गया और मेरी बेटी को उसने अकेले पाला, और मैं इस बीच विदेश में 3 साल तक मज़े कर रहा था। लौटने पर मेरी वाइफ ने मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए लॉक किया और फिर मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया। उस मोमेंट पर मैंने अपने दिल में कसम खाई कि मैं अपनी बाकी की लाइफ में इस माँ बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब फेरिस व्हील अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए जिसकी आंखें मेरे प्यार से भरी हुई थीं, मैंने अपनी वाइफ और बेटी के हैरान लुक्स के बीच एक गहरी सांस ली। मैं धीरे से एक घुटने पर बैठ गया और वह रिंग निकाली जो मैंने तैयार की थी। मैं कभी नहीं भूला था कि मुझे अभी भी इस महिला को एक लव प्रपोजल देना बाकी था। अपनी बेटी को विटनेस बनाकर मैंने उस महिला की उंगली में रिंग पहना दी, जिससे मैंने 12 सालों तक प्यार किया है। रात हो गई और अचानक मैंने एक टैक्सी लेने का सोचा। अपने हाथ में कार की चाबियां देखकर मैंने सोचा कि इसे कल पिक करूंगा। टैक्सी में अपनी बेटी के साथ खेलते हुए अचानक मुझे ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी। उस फैमिलियर आवाज़ ने मेरे दिल को कंपा दिया। यंग मैन, तुम ही हो ना? 3 साल से तुम्हें नहीं देखा और अब तुम्हारी एक बेटी भी है। हाँ अंकल, यह सब आपकी वजह से है। किसी और दिन मैं आपको डिनर पर इनवाइट करूंगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम और मिस जी एक परफेक्ट कपल हो। अरे, वह अंशुए को कैसे जानते हैं? मैं चौंक गया और सामने ड्राइवर की तरफ देखने लगा और फिर उस महिला की तरफ जो कार में चढ़ी थी, और तब से उसने एक वर्ड भी नहीं बोला था। मुझे फील हुआ कि मैं एक बहुत बड़े ट्रैप में गिर चुका हूँ। पापा, किसी और दिन हम अपने दामाद को नानी से मिलाने घर ले चलेंगे। ठीक है, मेरे पास बैठी महिला ने बात की और एक ही पल में मुझे सब समझ आ गया। रियलिटी यह थी कि मेरी वाइफ मुझे शुरू से ही चाहती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उस समय उसे पकड़ा था तो वह गुस्सा नहीं हुई थी और उसने स्पेशल तरीके से कून ऑपरेट भी किया था। ये सच साबित हुआ कि सबसे चालाक शिकारी वही होता है जो खुद को सबसे बेहतर तरीके से छुपाता है।